थोड़ा बहुत क्लॉट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी दिनों के बाद ये जब रिपेयर हो जाता है, सारा काम काज है, तो हम लोग इसको निकाल देते हैं, तो रिपेयर हो गया, तो अंदर से भी ब्लड क्लॉट है वो डिसोल्व हो जाता है धीरे धीरे प्रोसेस में। अगर ये क्लॉट ऐसे ही रहता है तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, वो हम लोग लास्ट में थोड़ा आएगा तब मैं बताऊंगा। एक मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एक डिसऑर्डर है जिनमें ये होता है, ठीक है। हीमोफीलिया मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो फैक्टर है, मतलब या तो प्लेटलेट की कमी की वजह से या तो कोई भी इसमें से ना हो, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ना हो तो थ्रोम्बोकाइनेज इसको नहीं जगा सकता है। अगर ये दोनों हैं, अगर थ्रोम्बिन नहीं है मतलब प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, तो एक दोनों क्या करेंगे। तो ऐसे 13 फैक्टर 13 फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 है, 13 राइट। उसमें से एक की भी कमी डेफिशिएंसी लीड टू द हीमोफीलिया। तो प्लेटलेट्स की वजह से भी हो सकता है, उसकी कमी की वजह से हो सकता है, या इसमें से कोई भी, या तो मैंने 3-4 ही आपको फैक्टर्स बताए, ऐसे 13 फैक्टर होते हैं। एक बड़ी लंबी चेन ऑफ रिएक्शन होती है, हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये पढ़े, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो उसकी वजह से होगा, तो ब्लड क्लॉट में अगर डिले हो जाता है, जनरली 5 से, बहुत छोटी इंजुरी है तो 2-3 मिनट में ब्लड रुक जाएगा, थोड़ा बहुत बड़ा इंजुरी है तो इट विल टेक अराउंड 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर तो ब्लड क्लॉट हो ही जाता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वी कंसिडर्ड इट हैज सम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ब्लड क्लॉटिंग के बाद अभी हम लोग आए ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ग्रुप आपको पता है एबीओ सिस्टम है, ये लैंडस्टेनर करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने ढूंढा था। एक पॉइंट याद रखो, विलियम हार्वे सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो ढूंढने का काम किया है उनको विलियम हार्वे नाम बोलते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, इसमें नहीं दिया लेकिन आप याद रखो। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उन्होंने पहले बताया, ठीक है। बाद में बहुत सारे लोगों ने उसको फिर बताया है, लेकिन सबसे पहले विलियम हार्वे। अब ब्लड ग्रुप्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एबीओ सिस्टम सबसे पहले किसने ढूंढी, वो है लैंडस्टेनर, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। एबीओ सिस्टम कार्ल लैंडस्टेनर ने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं ऐसा बताया, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, वैसे है बहुत सिंपल, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से हम लोग इसमें जाएंगे। इनको हम लोग ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ब्लड ग्रुप आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं है उसके हिसाब से हम लोग ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं। 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, ए एंड बी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, जिनको हम लोग कैपिटल लेटर ए और कैपिटल लेटर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 टाइप के एंटीबॉडीज हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब एंटीजन क्या है, एक प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चर देखा होगा आरबीसी, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिनको हम लोग ए नाम दिया है। कुछ भी प्रोटीन है, प्रोटीन आप समझ हजारों टाइप के हैं, उसमें से ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक मिक्सचर एक है, वो उसको पूरी सरफेस पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग एंटीजन ए बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आरबीसी है, मतलब दूसरा इंसान है जिनकी सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक है। हम लोग इनको ऐसा बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी कार्ड है, आई कार्ड आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल ये संकुल का है और ये विद्यासभा का स्टूडेंट है, ऐसा सोचें, तो इनके पास संकुल का आई कार्ड है ए, इनके पास विद्यासभा का आई कार्ड है बी, राइट। ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन है, ऐसा देखो कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, वरना इसमें तो पता नहीं चलता आपको कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। नाउ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए के पास, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके पास क्या होता है, एंटीजन, एंटीजन, उनके पास कौन सा आई कार्ड है, ए।
ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप है ऐसा सोचो आप, ग्रुप ब्लड ग्रुप बी के पास कौन सा आई कार्ड है? बी। ठीक है, ओके। अब इनके पास एंटीजन ए है तो इनके पास एंटीबॉडी भी होगा। एंटीबॉडी मतलब इसके पास कौन सा मतलब इसको संकुल में नहीं घुसने देने का, मतलब ए वाले को इसकी स्कूल में विद्यासभा में नहीं जाने के लिए दूसरा मतलब पहचान जाएगा। ए ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास एंटीजन ए है। अगर ये विद्यासभा में जाएगा तो वहां पे ये आई कार्ड दिखाएगा तो उनका विरोध होगा कि भाई ये तेरा, मतलब उसका ऑपोजिट, ये किस में नहीं जा सकता है? बी में। ठीक है, तो बी किस में नहीं जा सकता है? ए में। एंटीबॉडी उनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो उनके पास दोनों आई कार्ड है। ठीक है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, मतलब दोनों आई कार्ड उसके पास है। ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास दोनों आई कार्ड होंगे, जो दोनों में जॉब करते होंगे, शायद ऐसा सोचो, तो उनका कोई दुश्मन नहीं है। दैट मीन्स नो। देखो, ब्लड ग्रुप ए के पास आई कार्ड ए है, उसका दुश्मन कौन है? एंटीबॉडी बी। उसके पास उनका दुश्मन कौन है? बी। बी ब्लड ग्रुप है, उनका एंटीजन उनके पास बी है, मतलब उनका आई कार्ड बी है, उनका दुश्मन कौन है? ए। अब ऐसा इंसान जिनके पास दोनों आई कार्ड है, उनका कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ओ, जिनके पास एक भी आई कार्ड ही नहीं है, नो एंटीजन, आई कार्ड है ही नहीं, तो उसका दुश्मन दोनों प्रेजेंट है उसके पास। इनके दोनों दुश्मन है, ना वो संकुल में जा सकता है ना विद्यासभा में जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया। ठीक है, सो अब ट्रांसफ्यूजन की बात करें। ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफर ऑफ ब्लड। तो ये ए है, ये बी है, ये ओ है, वो ए बी है। अब आप सोचो, जिनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, फॉर एग्जांपल ए है वो ए को दे सकता है, बी है बी को दे सकता है, ए बी है वो ए बी को देगा, ओ है तो ओ को दे सकता है। ए तो अपने खुद के लिए तो ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए वाले को दे सकता है नॉर्मली। अब देखो, इनके पास कोई भी दुश्मन नहीं है, मतलब इनका कोई दुश्मन नहीं है, तो इनको ए ब्लड दे सकता है, यस, उनको बी ब्लड दे सकता है, यस, उनको ओ दे सकता है, यस। तो तीनों तीन, क्योंकि कोई दुश्मन ही नहीं है उनके पास कोई दुश्मन है ही नहीं, तो इट विल रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल। ठीक है, अब इनके पास कोई आई कार्ड ही नहीं है, मतलब दे कैन गिव ब्लड टू ए इवन बी, क्योंकि देखो इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है, इसका आई कार्ड है ही नहीं, तो उसका मतलब उनके पास दोनों के दुश्मन प्रेजेंट है। मीन्स आप देख सकते हैं ए बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो मतलब ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ तीनों को दे सकता है। ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तीनों के पास से ब्लड ले सकता है। ए वाले को सिर्फ ओ दे सकता है और खुद ए दे सकता है, बी वाले को सिर्फ ओ दे सकता है और बी खुद दे सकता है, ए बी वाले को तो तीनों देंगे वो। ठीक है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके पास था। अब अग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग रिएक्शन जिनको हम लोग बोलते हैं, अगर ए वाले का ब्लड बी में दे दिया या बी वाले का ब्लड ए में दे दिया, तो देयर इज अ रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। अगर ए वाला ब्लड बी को देगा तो इनका एंटीजन ए है और इनका दुश्मन ए है, ये दोनों का रिएक्शन होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा या क्लम्प हो जाएगा। या इसको दिया, मतलब ए वाले को बी वाले को ए का ब्लड चढ़ाया गया, तो इनका यहाँ पे एंटीबॉडी ये है और एंटीजन इसके पास है, ये दोनों दुश्मन है, मार देंगे और ब्लड पूरा खत्म। तो ये प्रोसेस को हम लोग अग्लूटिनेशन बोलते हैं या क्लम्पिंग रिएक्शन कहते हैं। मतलब सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब टूटेंगे, मतलब आरबीसी सारे मर जाएंगे, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, और एक यहाँ पे टेबल दिया, उस हिसाब से मैंने वापस एक बार बोल रहा हूं, ए को खुद ए वाला ब्लड दे सकता है और ओ वाला दे सकता है,
बी को बी वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, ए बी को तीनों तीन मिलके दे सकते हैं, ओ बी मिल्स बी और ये सब। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओ वाले को सिर्फ ओ का ही ब्लड ग्रुप चलेगा, वो दे सबको सकता है लेकिन सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही उनको ब्लड दे सकते हैं। जिनका ओ ब्लड ग्रुप है वही उनको ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आरएच फैक्टर। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ब्लड ग्रुप के बाद अब है वो है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर 2 होते हैं। ये भी मतलब एक फैक्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है आरबीसी के ऊपर ही है। जैसे ए बी और हम लोग ए और बी क्या बोले एंटीजेंस की बात की, एंटीबॉडी की बात की, वैसे ही एक दूसरे साइंटिस्ट यहाँ पे नाम नहीं लिखा है जिन्होंने ढूंढा कि आरबीसी पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है आरएच एब्सेंट है तो नेगेटिव, एब्सेंट है तो ठीक है आरएच नेगेटिव मतलब। तो दुनिया में आरएच स्टैंड फॉर रिहियस, रिहियस करके मंकी है, ठीक है। मंकी के आरबीसी में हम लोगों ने पाया था एक फैक्टर, वही ह्यूमन बीइंग में था तो उसका नाम हम लोगों ने आरएच रख दिया, आरएच फैक्टर। जो मंकी में था हम में भी है तो पॉजिटिव, मंकी में था हमारे में नहीं है तो नेगेटिव। तो 97 और 90% ऑफ द जितने भी दुनिया में इंसान है उसका आरएच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बहुत कम लोगों के पास है। मतलब आरएच उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव सोच वाला ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या होगा अगर आरएच पॉजिटिव वाले इंसान का ब्लड अगर आरएच नेगेटिव वाले को डोनेट किया जाए तो पहली बार तो ठीक है, देयर इज ऐसा कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल ये आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है तो पहली बार इसको ब्लड उन्होंने दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएंगे। पहली बार है चलता है, एंटीबॉडी बनेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर ये दोगे तो उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एंटीबॉडी वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो सारे ब्लड का क्लम्पिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए आरएच पॉजिटिव वाला है। तो हम लोगों ने जो ए बी सिस्टम्स में भी आरएच पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव, ओ ब्लड ग्रुप वाले को ओ का ही ब्लड ग्रुप दिया जाता है, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव ही देना है, ठीक है। अगर ओ नेगेटिव है और ओ पॉजिटिव दे रहे हो या ओ पॉजिटिव है तो ओ नेगेटिव दे रहे हो, ए पॉजिटिव है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना ए यूनिवर्सल डोनर है तो वो ए को दे सकता है, लेकिन ए पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है तो नहीं दे सकते, या ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो नहीं दे सकते, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आरएच फैक्टर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत आरएच फैक्टर का बहुत रोल होता है, तो वो तो डॉक्टर चेक कर ही लेते हैं शुरू में। अगर फादर आरएच पॉजिटिव है, फादर ठीक है, और मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो अगर चाइल्ड दोनों से होगा, अगर वो चाइल्ड आरएच पॉजिटिव निकला मतलब वो तो डिसाइड कर, अब ठिकाना नहीं है कि पॉजिटिव ही आएगा। अगर ऐसा हुआ आरएच पॉजिटिव मतलब ब्लड ग्रुप उसका पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तो देखो फीटस का मतलब बच्चे का और मदर का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है कभी। आपको पता है हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग, तो वहां पे जो मदर का ब्लड है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, देयर इज अम्बलिकल कॉर्ड मतलब नाभि का जो हम लोग बोलते हैं ना, मदर के साथ उनका कनेक्शन होता है बच्चे का और नाभि के साथ, तो दैट अम्बलिकल कॉर्ड होता है। सोचो कि ये वूम्ब है मतलब जिसमें बच्चा डेवलप हो रहा है, तो ये अगर बच्चा है, अगर आप सोचो ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ऐसा अगर बच्चा डेवलप हो रहा है और यहां से नाभि में से एक पाइपलाइन निकलती है और वो यहाँ पे मदर के यूटेरस के साथ चिपकी हुई होती है, तो यहाँ पे मदर की बहुत सारी ब्लड वेसल्स आएगी, इन दोनों के बीच में देयर इज अ बैरियर होता है, तो ब्लड फिल्टर होके जाता है, तो उसमें मदर का और चिल्ड्रन का मतलब बच्चे का और मम्मी का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है।
तो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली प्रेगनेंसी है, ओके। जब प्रेगनेंसी होती है तो जब ये बच्चा का बर्थ होगा उसके बाद नाभि टूटती है बीच में से कहीं से, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ब्लड बाहर निकलता है। वो ब्लड मदर को भी इंजुरी थोड़ी बहुत होगी, जब बाहर बच्चा निकलेगा तो ब्लीडिंग होता ही है दोनों को, मदर को भी होगा क्योंकि ये पूरा यहां से निकलेगा। तो बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड कांटेक्ट में आता है थोड़ा बहुत। तो पहली प्रेगनेंसी में बच्चे का जन्म हो जाता है नॉर्मली, नथिंग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ब्लड कांटेक्ट हुआ है दोनों का, मदर का, अब मदर का नेगेटिव था और बच्चे का पॉजिटिव था, दोनों का कांटेक्ट हो गया। अब मदर की बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब उनके मारने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे बहुत ज्यादा अमाउंट। सेकेंड प्रेगनेंसी, अब एंटीबॉडी है वो ट्रैवल करती है थ्रू द एम्बलिकल कॉर्ड, ये अब हम लोग शायद तुमको नहीं, 11th-12th में आता है, तो वहां से एंटीबॉडीज वहां बच्चे को जाएगी। तो बच्चे का RH पॉजिटिव, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव ब्लड रहा, मदर RH नेगेटिव है, उनकी ब्लड में एंटीबॉडी है इनको मारने का, मतलब RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में काम करने का। अगर RH नेगेटिव है तो बच्चा ठीक, अगर RH पॉजिटिव बच्चा है तो एंटीबॉडी जाएंगे RH नेगेटिव के, पॉजिटिव का क्लम्पिंग रिएक्शन होगा और बच्चे का डेथ हो जाएगा बिफोर द कंसेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग या प्रेगनेंसी के बाद बच्चा डेथ पक्का होगा। दैट प्रोसेस इज, ये पूरी प्रोसेस को या डेथ हो जाना उसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, फिटल मर जाता है, फिटस जो है वो मर जाता है ड्यू टू द एरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि ये नेगेटिव के एंटीबॉडी पॉजिटिव के आरबीसी को तोड़ देंगे, या उसी का नाम है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीम मतलब ब्लड टूट जाता है, ब्लड में ज्यादातर तो हमको पता है 5.5 मिलियंस आरबीसी होते हैं, तो वो टूट जाएंगे, लाइसिस हो जाएगा उसका, तो बच्चे की डेथ। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स, ये तो बहुत पढ़े होंगे आप। ब्लड जिसमें फ्लो करता है, जिस वेसल में, जिस ट्यूब में, उसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की हैं, एक है आर्टरीज, एक है वेन और एक है कैपिलरीज। देखो ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज बहुत सारे आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि प्लेस नहीं है। अब वापस ये आर्टरीज हैं, ये आर्टेरियोल्स हैं। आर्टेरियोल्स में एक ही आर्टेरियोल्स को फर्दर डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आर्टेरियोल्स हैं, टिश्यू को ब्लड दे देंगे, उसके बाद वो वेन्यूल्स बनाएंगे, मैंने दोनों साथ में, तो यहां तक आर्टेरियोल्स हैं और उसके बाद वेन्यूल्स बने, सॉरी आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज रीयूनाइट होके क्या बनाएगी, वेन्यूल्स, और ऐसी बहुत सारे वेन्यूल्स मिलके क्या बनेगा, वेन। तो ये जो वाली चीज है वो वेन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे उनका तीन का साइमल्टेनियसली डिफरेंस भी देखते जाएंगे और स्ट्रक्चर भी देखते जाएंगे, ठीक है। वापस एक बार बोल रहा हूं, ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स और द वेसल्स, ऐसे बर्तन हैं, ऐसे ट्यूब हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आप पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें। आर्टरीज फेयरली वाइड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं वो ऐसी थोड़ी ठीक होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। कैरीज ब्लड, ये ज्यादातर आर्टरीज ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट पहुंचाने का काम, सॉरी अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो ब्लड बाहर लेके जाना है वो काम किसका है, आर्टरी का। तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द हार्ट, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट जनरली, मतलब एक्सेप्शन भी नहीं है। ये क्या करेगी, टूवर्ड्स द हार्ट, ब्लड को लेके आएगी टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट तक लेके आए, और ये तो कैपिलरी से नेटवर्क बनाएगी, कनेक्शन है दोनों का। ब्लड, अभी मैंने बोला ना ये कनेक्शन जो है वो है कैपिलरीज का, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल।
आर्टरीज में वॉल्व हैं, वॉल जो होती है उनकी वो थिक होती है, देखो आप कितना बड़ी है, इलास्टिक होती है, मतलब थोड़ी सिकुड़ सकती है, मस्क्यूलर होती है। और ल्यूमेन जो अंदर का जो पाइपलाइन, ऐसे झाड़ी पाइपलाइन है, अंदर का जो कैविटी है वो कम है, ल्यूमेन बहुत छोटा होता है। आई रिपीट, आर्टरीज में वॉल, आर्टरीज की जो वॉल है वो इलास्टिक, थिक और मस्क्यूलर होती है। ल्यूमेन नैरो होते हैं, ल्यूमेन नैरो, नैरो मतलब बहुत छोटा सा होता है। पाइपलाइन बड़ा है, पाइपलाइन सेम साइज की है, वेन भी इतनी बड़ी होती है, लेकिन उसकी वॉल है वो बहुत ठीक होती है। ये देखो इतना ही है, जो जाड़ाई है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल। ये भी थोड़ी बहुत इलास्टिक इससे कम होगी, तो लेस इलास्टिक और थीन होती है। और ल्यूमेन बहुत वाइड होता है, बहुत देखो ल्यूमेन है वो बहुत बड़ा ज्यादा है। तो ये आर्टरी है, ये कैपिलरीज है। नेक्स्ट, आर्टरीज में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज्यादातर क्योंकि हार्ट से जो निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ही होगा, तो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, वो जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब आएगा। ये क्या होगा, जनरली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड लेके जाएगी लेकिन डीऑक्सीजनेटेड लेके आ जाएगी। नेक्स्ट, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आप बता सकते हो, यस, पल्मोनरी वेन। जो ब्लड लंग्स से प्योरीफाई होके आया है टुवर्ड्स द हार्ट लेके आता है, तो जो लंग्स में से प्योरीफाई होके आता है ब्लड, दैट वुड बी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अदरवाइज वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज में हमेशा जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन याद रखना, पल्मोनरी आर्टरीज जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए भेजना पड़ेगा, वो होगी पल्मोनरी आर्टरीज, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, आपको पता है हार्ट बीट होती है, पंपिंग होता है, तो ब्लड प्रेशर में निकलता है, तो ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर। इसमें आर्टरीज में ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है। इसमें आराम से आता है, ब्लड लेके आना है तो बहुत, ल्यूमेन भी बहुत चौड़ा है, तो लेस प्रेशर। इसके कंपैरिजन में, आर्टरी की कंपैरिजन में जो ब्लड है प्रेशर बहुत कम होता है। नेक्स्ट,